स्वागत है BDC न्यूज़ देख रहे सारे दर्शकों का। मैं हरमप्रीत तुसीं देख रहे हो डॉक्टर स्पीक ते अज साडे नाल ने डॉक्टर हिमांशु श्रीवास्तव जिहड़े कि स्पैशली जलंधर तो आए ने कैपिटल हॉस्पिटल तो ते डॉक्टर साहब अज साडे नाल रेडिएशन ट्रीटमेंट के उपर गल करेंगे। असीं पहलां भी एक एपीसोड कर चुके हैं कैंसर के उपर, लेकिन उस तो बाद उन्हें एक्सटेंड करदे होए रेडिएशन ट्रीटमेंट के उपर अज असीं गलबात करांगे। ते कहा जाता है कि हाफ नॉलेज इज़ डेंजरस, सो ਅਸੀਂ ट्रीटमेंट के उपर प्रॉपर इसलिए गलबात करांगे क्योंकि जो कैंसर के पेशेंट्स होंगे उन्होंने काफ़ी डर लगता है इस टॉपिक के उपर गल करते हुए। तो उन्होंने डर दूर करने वास्ते असीं स्पैशली सैकेंड एपीसोड लैके आए हैं रेडिएशन ट्रीटमेंट के उपर। सत श्री अकाल डॉक्टर साहब। सत श्री अकाल जी। डॉक्टर साहब सब तो पहले सानूं दसो कि कैंसर क्यों होंदा है ते दूसरा है कि कैंसर के सिम्पटम्स की ने। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु श्रीवास्तव है और मैं एक कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। सबसे पहले मैं रमप्रीत जी का, BDC न्यूज़ का और हमारे कैपिटल हॉस्पिटल के चेयरमैन और पंजाब मेडिकल काउंसिल के प्रेसिडेंट डॉक्टर CS पृथ्वी सर का बहुत थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी आप सबसे बात करने की, आपको कैंसर के बारे में अवेयर कराने की। जहाँ तक मेरी बात है, मैं पिछले 18 साल से कैंसर पेशेंट्स की सेवा कर रहा हूँ। मैं राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट दिल्ली, अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज लुधियाना और पिछले 10 साल से कैपिटल हॉस्पिटल में एज अ सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट काम कर रहा हूँ। मैंने पिछले 18 साल में अप्रॉक्सीमेटली 10,000 से ज़्यादा कैंसर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया है और 50,000 से ज़्यादा पेशेंट्स मेरे से कंसल्टेशन ले चुके हैं। मैं एक गल का जिक्र करने वाली सी कि डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस है वो 18 साल का है तो 10 साल तो कैपिटल हॉस्पिटल के विच डॉक्टर साहब जोड़े पेशेंट्स का इलाज कर रहे हैं, उन्होंने मदद कर रहे हैं या कह सकते सेवा भी कर रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर होंगे एक तरह का परमात्मा की तरह मनिया जाता जिस टाइम के उपर ऑपरेशन थिएटर के होंगे। तो डॉक्टर साहब सब तो पहले असीं गल करांगे कि कैंसर के लक्षण की ने जां कैंसर हुंदा क्यों है। पहले समझने की ज़रूरत है कि कैंसर है क्या। बेसिकली हम सबकी बॉडी सेल्स से बनी है। अगर स्किन में है तो सेल्स है, अगर गम्स में है सेल्स है, इंटेस्टाइन में सेल्स है, किडनी में है सेल्स है। तो जो पूरी बॉडी है वो सेल्स में बनी है। ओके। और ऊपर वाले ने ये बॉडी बड़ी ब्यूटीफुल बनाई है और उसके अंदर एक छोटी सी क्लॉक डाल दी है। वो क्लॉक घूमती है और एक पॉइंट के बाद वो सेल डिवाइड हो जाता है। जैसे हमारे स्किन के सेल्स हैं वो 30 डेज बाद डिवाइड हो जाते हैं। तो हमारी जो स्किन है, जो आज अभी आपको स्किन दिख रही है, ये जस्ट इसके डेड सेल्स चले जाएंगे और नए सेल्स आ जाएंगे। इसी तरह से पूरी बॉडी में जो सेल्स हैं वो चेंज होते रहते हैं और नए सेल्स आते रहते हैं। बट कई बार कई वजह से जो ये क्लॉक है उसमें जेनेटिक म्यूटेशन हो जाता है, जो उसकी DNA है उसमें म्यूटेशन हो जाता है और इसकी वजह से ये क्लॉक बहुत तेज घूमने लगती है और इसकी वजह से जो सेल्स इतने दिनों में एक बार डिवाइड कर रहे थे वो मिनटों में, घंटों में, दिनों में डिवाइड करना शुरू कर देते हैं। Okay. तो जो अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल्स है वो कैंसर है। तो डॉक्टर साहब तुसीं सैल्स की गल कर रहे हो तो वो सैल्स किहड़े ने जिहड़े डिवीजन हो रहे हैं? जो बॉडी में सारे जो सेल्स हैं वो नॉर्मल सेल्स हैं और उनके अंदर पहले से ही कैंसर जीन्स प्रेजेंट होती है। Okay. वो प्री कैंसरस फॉर्म में प्रेजेंट होती है और विद द ट्यूमर सप्रेसर जीन वो सप्रेस्ड होती है। बट अगर किसी वजह से भी वो म्यूटेट हो जाए तो कोई भी नॉर्मल सेल्स, चाहे वो फेस का हो, चाहे वो टंग का हो, चाहे वो इंटेस्टाइन का हो, कहीं का भी वो सेल हो, वो एक नॉर्मल सेल कैंसर सेल में चेंज हो जाता है। तो डॉक्टर साहब ये वाले जो सैल्स ने वो क्यों चेंज हो जाते हैं और सके नॉर्मल तो सके बढ़ने को शुरू हो जाते हैं? इसके बहुत सारे कारण हैं। जो मेन कारण है वो मैं आपको बताऊंगा। आपकी लाइफ के लिए जो 3 चीज सबसे जरूरी है वो क्या है? पहली है सांस लेना, दूसरा है पानी, तीसरा है आप क्या खाना खाते हो। आज के टाइम में जो एयर है वो पॉल्यूटेड होती जा रही है। ये एयर क्वालिटी इंडेक्स का डेटा है कि जो पंजाब की एयर है वो इक्विवेलेंट है 6 सिगरेट्स के बराबर पॉल्यूशन के। बहुत सारी स्टडीज़ हैं, आप गूगल में डालोगे बहुत सारी स्टडीज़ हैं। वो कहते हैं कि जी हमने डिफरेंट वाटर बॉडीज़ के चेक किया और उसमें बहुत सारे कार्सिनोजेंस हैं जो ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं से हमारी फूड चैनल में, फूड चेन में ऐड हो रहे हैं। जो हम खा रहे हैं उसमें ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली हुई हैं, ऐसी प्रिजर्वेटिव्स हैं
जो कि जिस पर बहुत सारे सस्पिशन है, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं कि शायद वो कार्सिनोजेन है। इवन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR का डेटा है, करीब उन्होंने 10-15 ईयर्स बैक उन्होंने मालवा रीजन में स्टडी की थी। उन्होंने कहा था कि जी पेस्टिसाइड का जो लेवल है वो बढ़ रहा है और ये कहीं ना कहीं फूड चेन में जाके शायद कैंसर के इंसिडेंस को इंक्रीज कर रहा है। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो हमारी लाइफ के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो कहीं ना कहीं हमारे डेवलपमेंट की वजह से कुछ ना कुछ पॉल्यूट हो गई है और वो कैंसर के इंसिडेंस को इंक्रीज कर रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है और जो हम सब जानते हैं वो है एडिक्शन। अगर आप किसी भी तरह का एडिक्शन करते हो, किसी भी तरह का नशा करते हो, अगर आप सिगरेट पी रहे हो, बीड़ी पी रहे हो, अगर आप तंबाकू रख रहे हो, एक्सेसिव अल्कोहल ले रहे हो या कोई भी नशा कर रहे हो, तो आपको कैंसर होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तीसरी चीज़ हाइजीन, जो हमें बचपन से सिखाया गया है, आपने अपने आप की सफाई रखनी है, आपने अपने एनवायरनमेंट की सफाई रखनी है। ये प्रूवन है कि छोटे छोटे वायरसेस, जैसे कि आजकल हम सबसे ज़्यादा बात करते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की, ये 5 तरह के कैंसर कॉज करता है। इसी तरह से एप्स्टिन बायर वायरस है, ये नेसोफेरिंक्स का कैंसर कॉज करता है। हेपेटाइटिस C वायरस है जो कि हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कॉज करता है। तो अगर हाइजीन भी एक रीज़न बन सकता है जिसकी वजह से कैंसर है, तो अगर हम छोटी सी चीज़ का ध्यान रखें कि हमारी डाइट बहुत अच्छी है, हम खाना अच्छा खा रहे हैं, हम पानी अच्छा पी रहे हैं, हम नशा नहीं कर रहे हैं, हम अपनी हाइजीन का ध्यान रख रहे हैं, तो यही काफ़ी चांसेस प्रोबेबिलिटी कैंसर होने की कम कर देती है। और डॉक्टर साहब ਤੁਸੀਂ ਰੀਜ਼ਨ ਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੈ? ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ है? मैम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। बेसिकली ये बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि जो नॉर्मल सिम्टम्स हैं और जो कैंसर के सिम्टम्स हैं वो बहुत ज़्यादा ओवरलैप करते हैं। मुझे हेडेक होता है, मैम आपको भी हेडेक होता होगा, हम सबको हेडेक होता है। हेडेक नॉर्मल है, बट अगर आपको हेडेक 3-4 मंथ से हो रहा है, हेडेक के साथ साथ मॉर्निंग में नोजिया वॉमिटिंग भी हो रही है, नोजिया वॉमिटिंग मतलब आपको उल्टियाँ आ रही हैं, साथ में आपको लग रहा है कि आपको कोई शरीर का पार्ट थोड़ा सा वीक हो रहा है, आपको सीजर्स आ रहे हैं, तो एक बार डॉक्टर से मिले, वो ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट अगर ये चीज़ इतनी लेंदन होती है तो एक बार डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसी तरह से मुंह में छाले पड़ रहे हैं, छोटा सा छाला है, मुझे विटामिन बी की कमी होती है, मेरे पेशेंट्स को विटामिन बी की कमी होती है, उनको वो एक अल्सर हो जाता है, वो कैंसर नहीं है। बट अगर एक छाला है जो लगातार बढ़ता जा रहा है, उसमें दर्द शुरू हो गया है, उसमें ब्लड आ रहा है, तो प्लीज़ एक बार अपने स्पेशलिस्ट से, अपने कैंसर स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिलें। इसी तरह से अगर आपकी आवाज़ में बदलाव आ रहा है, मुझे ज़ुकाम होता है, मेरी आवाज़ बदल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर आपने 7 to 10 डेज मेडिसिन ली, इसके बाद भी आपकी आवाज़ बदल गई है, तो एक बार इसका अपने ENT सर्जन से, अपने स्पेशलिस्ट से मिलके एक बार ज़रूर इसके बारे में बात करें। मैंने बहुत सारे देखे हैं, निगलने में तकलीफ हो रही है, बेचारे वो पहले कुछ दिन रोटी नहीं ले पाते, फिर वो कहते हैं कि जी मैं सेमी सॉलिड फूड जैसे कि कस्टर्ड हो गया, खीर हो गया, दही हो गया, खिचड़ी हो गई, वो ले रहे हैं, फिर वो भी बंद हो गया, फिर पानी पे आ गए। तो अगर इस तरह की चीज़ें हो रही है कि आपको निगलने में लगातार तकलीफ है जो कि बढ़ती जा रही है, तो प्लीज़ एक बार अपने डॉक्टर से मिले। सेम वे अगर आपको रेगुलर खांसी आ रही है, खांसी आना आम बात है, हर साल 2 साल में मुझे भी खांसी आती है, खांसी आ रही है कोई बात नहीं, साथ में फीवर है, बट वो खांसी ठीक नहीं हो रही है, जब आप खांसते हैं तो कभी कभी ब्लड भी आता है, तो एक बार CT चेस्ट कराना ज़रूरी है। अच्छा डॉक्टर साहब, ਤੁਸੀਂ बड़े सारे सिम्पटम्स भी दस ਦਿੱਤੇ, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट गल ये है कि ਜਦੋਂ एक आम इंसान कैंसर बारे सुनता है ਜਾਂ सोचता है, तो ਉਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ एक डर लगता है कि हाय अगर कैंसर निकलिया तो सो आम जिंदगी ਵਿੱਚ आम ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਡਰ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ अगर आप चेकअप कराने वास्ते जा रहे हैं कैंसर ਦਾ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲ सकता है? जी, एक तो पहले जो सारे सिम्टम्स आपको मैं बता रहा हूँ या गूगल पे हैं या लोग बात करते हैं, वो सारे कैंसर नहीं है, वो हम शुरू से बात कर रहे हैं। बट अगर ऐसा कुछ भी आपको लगता है तो ये ज़रूरी है कि उसको बढ़ने ना दें, एक बार अपने स्पेशलिस्ट से जाकर ज़रूर मिलें। मेरे पास अगर दिन भर में मैं 50 पेशेंट्स देखता हूँ, 50 पेशेंट देखता हूँ, तो 5 पेशेंट सिर्फ
ऐसी सिर्फ प्रॉब्लम्स लेकर आते हैं और वो सिर्फ हम बात करते हैं। मेरे मेडिकल कलीग्स ये बात समझेंगे कि हम इसको सिर्फ हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन कहते हैं। मैं उनसे बात करता हूँ, मैं उनको एग्जामिन करता हूँ और मैं कहता हूँ नहीं आप बिल्कुल मत डरो, ये कैंसर नहीं है, छोटे मोटे टेस्ट एक दो करा के आपको मैं मेडिसिन दे रहा हूँ, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट वही जो 5 पेशेंट्स आ रहे हैं सिर्फ एक डर की वजह से, उसमें एक पेशेंट ऐसा भी होता है जिसको जब हम टेस्ट करते हैं, उसकी हिस्ट्री फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो लगता है कि नहीं इसमें कुछ हो सकता है। राइट। फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपको कुछ ना कुछ इमेजिंग करनी होगी। जो सबसे छोटी इमेजिंग है और सबसे जो बड़ी इमेजिंग है वो हम स्टेप टू स्टेप जाते हैं और ये सारी इमेजिंग कैपिटल हॉस्पिटल में ऑब्वियसली अवेलेबल है। ओके, दैट्स नाइस। डॉक्टर ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ? मैम सबसे अगर हम मेडिसिन में बात करें तो सबसे जो न्यूएस्ट लेटेस्ट ब्रांच है वो रेडिएशन है। 100 साल पहले इसका नाम भी कोई नहीं जानता था। आज से 50 ईयर्स पहले हम सिर्फ सर्जरी करते थे कैंसर की और थोड़ी बहुत कीमोथेरेपी थी, इसके अलावा और कोई बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट कैंसर के लिए नहीं होता था। सर्जरी में 2 प्रॉब्लम आई। पहली प्रॉब्लम कि सारे कैंसर सर्जरी से हटाए नहीं जा सकते और दूसरी चीज़ है कि जो कैंसर जैसी बीमारी है वो मोस्टली केसेस में अराउंड 75% केसेस में हम 60, 65 और 70 एज में देखते हैं जो पेशेंट्स कैंसर के लिए फिट नहीं होते हैं। तो ऐसे केस में रेडिएशन पिक्चर में आई। ओके। रेडिएशन 4 तरह से कैंसर पेशेंट्स की हेल्प करता है। पहला है डेफिनेटिव रेडियोथेरेपी, मतलब आप सर्जन के पास गए, सर्जन ने कहा ये सर्जरी मेरे से नहीं हो पाएगी, फिर वो पेशेंट मेरे पास आता है कि डॉक्टर साहब मेरे पास अब और कोई रास्ता नहीं बचा है और ऑब्वियसली मैं उसकी डेफिनेटिव रेडिएशन थेरेपी करता हूँ और कई बार पेशेंट पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कई बार जब उसको कैंसर होता है तो उसको अपना ऑर्गन प्रिजर्वेशन कराना होता है। जो सबसे कॉमन है, जो सारे लोग कनेक्ट करेंगे इस बात से, वो है ब्रेस्ट सर्जरी। कोई भी लेडी नहीं चाहती कि मेरा ब्रेस्ट पूरा हटाया जाए। तो एट प्रेजेंट कैपिटल हॉस्पिटल में हम मैक्सिमम ट्राई कर रहे हैं कि ब्रेस्ट को कंजर्व करें और ये ब्रेस्ट कंजर्व तभी कर पाते हैं जब उसमें हम रेडिएशन दे सकते हैं साथ में। इसी तरह से अगर किसी की वोकल कॉर्ड में, वॉइस बॉक्स में अगर कैंसर है तो अगर उसकी सर्जरी करेंगे तो वो लाइफ टाइम बोल नहीं पाएगा। तो ऐसे केसेस में हम उसकी बोली भी प्रिजर्व कर लेते हैं और उसको सिर्फ रेडिएशन से विदाउट सर्जरी ठीक भी कर देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पेशेंट के लिए है स्टूल पास करना। ये ऐसे हम नॉर्मल लाइफ में ये बात नहीं समझते हैं, बट एक काफ़ी यंग बच्चे मेरे पास आते हैं, यंग बच्चे इन द सेंस की 20s और 30s में आते हैं जिनको एनल कैनाल कैंसर है। वो कहते हैं जी मुझे अपना स्टूल का रास्ता नहीं खोना है, उसकी सर्जरी नहीं करानी है। तो एनल कैनाल कैंसर और ये स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम रेडिएशन से ट्रीट करते हैं और काफ़ी टाइम पेशेंट मोस्टली क्योर्ड हो जाता है। सो बेसिकली ये है डेफिनेटिव आरटी। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਥੈਰੇਪੀ ਹੈ ਉਹ ਆਰਗਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ। यस मैम। दूसरी बात है कि जिस एज में ये कैंसर हो रहा है, जब कैंसर पेशेंट सर्जरी नहीं करा सकता है, ऐसे पेशेंट्स जो मेरे पेशेंट्स हैं, अगर मैं कहूँ कि आज के दिन में जब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मेरे 80 पेशेंट्स कैपिटल हॉस्पिटल में ट्रूबीम मशीन पे ट्रीट हो रहे हैं और उसमें से अराउंड 75% पेशेंट्स जो है वो 65 एज के ऊपर हैं और 30% पेशेंट्स 80 प्लस है, 80, 85, 90 है जो शायद सर्जरी करा भी नहीं सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जिस तरह ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਗਨ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਮਿਥ ਔਰ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਮਿਥਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? मिथ्स जो है वो मैं तो हर टॉक में जितनी भी जब भी हम बातें करते हैं, जब भी मैं कॉलेजेस में जाता हूँ, इस पे हम डिटेल बातें करते हैं। बट इसको सोसाइटी को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लोगों को एक दूसरे को ये बातें बतानी होंगी। सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो है लोगों के मन में है कैंसर मीन्स डेथ। राइट। आज से मैं सॉरी टू से बट अभी तक बॉलीवुड में जब भी हीरो को मारना होता है, आनंद पिक्चर में जब भी राजेश खन्ना को मरना था तो उसको लिम्फोसार्कोमा ऑफ द इंटेस्टाइन हो गया, जो कैंसर कभी
होता भी नहीं है। ਵੈਸੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਮਿਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? मैम ये सिर्फ एक पर्सपेक्टिव है, ये सिर्फ एक सोच है कि कैंसर मीन्स डेथ। कैंसर भी एक डिजीज है। जैसे आपको हाइपरटेंशन होता है, आप क्या सोचते हो? आप कहते हो ठीक है हाइपरटेंशन हो गया है, दवा चलेगी, जिंदगी भर दवा चलेगी, मैं दवा ले लूंगा, बीपी कंट्रोल रहेगा। इसी तरह से अगर आप अपने कैंसर को बढ़ने नहीं दे रहे हो, सही टाइम पे उसका ट्रीटमेंट करा रहे हो, तो काफ़ी चांसेस है कि वो कंप्लीटली क्योर हो जाएगा, या उसकी मेडिसिन अगर हम लेते रहेंगे तो हम सर्वाइवल इंक्रीज कर सकते हैं। राइट। तो पहली चीज़ जो लोगों के मन से हटानी है वो ये है कि कैंसर सिर्फ एक क्रॉनिक डिजीज है, अगर उसको हम सही टाइम पे डिटेक्ट कर ले और उसका सही ट्रीटमेंट करें। राइट। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट मिथ है, जो मुझे लगता है इसमें आप लोगों को प्लीज लोगों को ये समझाना होगा, बायोप्सी, सुई वाली जांच। सुई वाली जांच से कैंसर नहीं फैलता है। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स मेरे पास आए, छोटा सा कैंसर था, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मेरा इलाज शुरू करो। मैंने कहा जी सुई की जांच करानी पड़ेगी, मुझे तभी पता चलेगा कि अंदर कौन से सेल्स हैं, मुझे आपको कौन सी कीमोथेरेपी करनी है, आपके लिए कौन सी रेडिएशन अच्छी रहेगी, ये सारी चीज़ मुझे तभी पता चलेगी जब मैं कैंसर सेल्स यहाँ से निकाल के माइक्रोस्कोप में चेक करूँगा। ओके। उन्होंने कहा नहीं जी, मेरे जो आस पड़ोस के लोग हैं वो कहते हैं कि अगर आपने टच कर दिया तो कैंसर फैल जाएगा। बट वही पेशेंट 2 महीने बाद मेरे पास आता है, उस वक्त उसका वो डिजीज़ इतना बड़ा हो चुका होता है, लंग्स में फैल चुका होता है, वो सांस नहीं ले पा रहा होता है, और उस टाइम वो कहता है डॉक्टर साहब आपको जो करना है करो। तो बेसिकली कैंसर की आदत है फैलने की, उसकी बायोप्सी आप करो या ना करो। ये सिर्फ एक मिथ हमारी सोसाइटी में फैल गया है कि बायोप्सी करने से कैंसर फैलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ओके डॉक्टर साहब, होर किहड़े मिथ ने जेडे कि लोकां दे मन च आ एक जो सकदे ने? बहुत इंपॉर्टेंट मिथ है, मेरे हॉस्पिटल के पास में ही एक चाय की दुकान है और वहाँ पर एक बंदा काम करता है, और वो मेरे पास आया, उसका कैंसर काफ़ी बढ़ गया था, और मैंने उससे पहली चीज़ ये पूछी आपको पता है आप कैपिटल हॉस्पिटल पास में ही है, और फिर आप इतने दिन क्यों रुके, क्यों आप कैंसर का ट्रीटमेंट कराने नहीं आए? कहा डॉक्टर साहब कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत महंगा है, कैंसर का ट्रीटमेंट मुझे पता था कि मैं नहीं करवा सकता, शायद मेरी दुकान भी बिक जाती। तो एक ये बहुत बड़ा मिथ है। बहुत सारी स्कीम्स इस वक्त अवेलेबल हैं हमारे पास हॉस्पिटल में, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की। मैं अपने पेशेंट से ये कहता हूँ कि आप कोशिश करो, और मैं भी कोशिश करता हूँ कि अगर आप कैपिटल हॉस्पिटल आ रहे हो तो मैं आपका कोई ना कोई कार्ड जो या कोई ना कोई हेल्प सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की लेकर आपकी हेल्प हो सके। अच्छा डॉक्टर साहब, ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਜਰੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਐਡਵਾਂਸਿਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੈਂਸਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? मैम 2 डिफरेंट क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या कोई ऐसी दवा है, हम सब चाहते हैं ऐसी दवा बन जाए। काफ़ी सारी थ्योरीज आती रहती हैं, काफ़ी सारी व्हाट्सएप न्यूज़ आती रहती हैं, अब तक एविडेंस बेस्ड ऐसी कोई चीज़ नहीं आई है। हो सकता है कुछ कैंसर्स के लिए हो, बट मोस्टली कैंसर्स के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ एक दवा हो और वो खाएं और चीज़ ठीक हो जाए। मोस्टली कैंसर्स के लिए ऐसा नहीं है। सो कैंसर पेशेंट्स लिए मेडिसिन नहीं है? कैंसर पेशेंट्स के लिए कोई एक मेडिसिन नहीं है कि उनको सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी ये सारे कुछ भी ना कराना पड़े और सिर्फ वो एक मेडिसिन खा के घर पे बैठे और वो ठीक हो जाए। ऐसे बहुत ही कुछ 1-2 कैंसर हो सकते हैं अगर मैं 100 कैंसर की बात करता हूँ, बट मोस्टली कैंसर्स में ऐसी चीज़ें नहीं हैं। यूजुअली हम क्या करते हैं, हम इंटरनेशनल गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, और वो इंटरनेशनल गाइडलाइंस मल्टीपल रिसर्च के बाद बनी है। सो बेसिकली तुसी ट्रीटमेंट नाल मेडिसिन देंदे हो? बहुत कम सिनेरियो ऐसे होंगे कि कोई एक टैबलेट हो और उसके से ये सारी चीज़ें हो जाएं एज पर इंटरनेशनल गाइडलाइंस। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਐਡਵਾਂਸਿਸ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ट्रीटमेंट के ऊपर? बहुत अच्छी बात है। बेसिकली लास्ट 25 ईयर्स में कैंसर पे बिलियंस ऑफ रुपीस खर्च हुए हैं और बहुत एडवांसेस आए हैं, और अच्छी बात यह है कि ये सारी चीज़ें पंजाब में मेरे हॉस्पिटल में, कैपिटल हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं रेडिएशन की, क्योंकि मैं रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हूं, मैंने जब अपना कैरियर शुरू किया था उस टाइम पे 50 to 60%
मेडिकल कॉलेजेस में, इवन कल मुझे एक फ्रेंड का फ़ोन आया, वो एक लीडिंग मेडिकल कॉलेज में है, प्रोफेसर है, उसने कहा अभी भी मेरे हॉस्पिटल में कोबाल्ट मशीन है। तो अभी हम वर्ल्ड की, मैं इंडिया की नहीं कह रहा, वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट लिनियक ट्रू बीम विद 60 काउच वो यूज़ कर रहे हैं। तो जहाँ तक रेडिएशन की बात है, हम बहुत आगे आ गए हैं। पहले हम 2D रेडिएशन थेरेपी करते थे, फिर 3D कन्फर्मेबल रेडिएशन थेरेपी शुरू हुई, इसके बाद हम IMRT पे आए, इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन थेरेपी, फिर हम IGRT पे आए, मतलब IMRT विद इमेज गाइडेंस, दैट इज इमेज गाइडेड रेडिएशन थेरेपी। इसके बाद हमने हाइपोफ्रैक्शनेट करना शुरू किया। पहले हम ब्रेस्ट का कैंसर का ट्रीटमेंट हम 6 हफ्ते करते थे, अब हम 2 हफ्ते में ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट खत्म कर देते हैं। इसी तरह से आगे स्टीरियोटैक्टिक बॉडी रेडिएशन थेरेपी आई, और ये सारा ट्रीटमेंट कैपिटल हॉस्पिटल में अवेलेबल है। दैट्स नाइस, दैट्स ग्रेट। मींस कि अगर टाइम बदलिया, वक्त बदलिया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਲਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। बिल्कुल, 6 ਮੰਥ जगह 2 मंथ्स हो गए ने, या 2 मंथ जगह ते 2 वीक्स हो गए ने, राइट? इन द सेम वे अगर मैं रेडिएशन के साथ सर्जरी की बात करता हूं, तो अब हम मोस्टली लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज कर रहे हैं, हम ब्रेस्ट कंजर्व कर रहे हैं, ब्रेस्ट कंजर्विंग सर्जरीज कर रहे हैं, रोबोटिक सर्जरीज कर रहे हैं। मैं कीमोथेरेपी की बात करूं, मेडिकल ऑन्कोलॉजी की बात करूं, तो अब काफ़ी पेशेंट्स को हम इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपीज दे रहे हैं, जिनके साइड इफेक्ट्स, मेन प्रॉब्लम क्या थी कीमोथेरेपी से, साइड इफेक्ट की। तो जो इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी एज पर गाइडलाइंस हम यूज़ कर रहे हैं, उसके साइड इफेक्ट्स बहुत कम है और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, मैं ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਚੀਵ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਡਾਕਟਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਚੀਵ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। मैम अगर मैं ओपीडी में बैठूं तो ऑब्वियसली डेली मेरे पास कम से कम ऐसी 4 से 5 स्टोरीज होती हैं। मैं कुछ ऐसी स्टोरीज आपको बताऊंगा जो मुझे लगता है कि लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि सर्वाइवल स्टोरीज, सक्सेस स्टोरीज डेली मेरी ओपीडी में होती हैं। वो मेरे लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, अब रह गई है आफ्टर 18 ईयर्स। मेरे लिए जो सबसे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे मेरे पास 1 महीने पहले एक पेशेंट आया, राइट, उसको CA ब्रेस्ट था, और CA ब्रेस्ट अगर आप जस्ट गूगल में डालोगे स्टेज 1, 2, 3 का सर्वाइवल रेट क्या है, आपको अब 90% मिल जाएगा। उसने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब ये नहीं हो सकता। मैंने कहा देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं अपने सारे पेशेंट्स को कहता हूँ आप मल्टीपल ओपिनियन लो, कोई इशू नहीं है। आपको अगर मेरी बात ठीक नहीं लग रही है आप ओपिनियन लो, बट एक प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में या हमारे में या मेरे अंदर खुद भी, कि हम डिनायल फेज में चले जाते हैं, हम वो बात नहीं मानते हैं जो भी एक्सपर्ट कह रहा है। तो अगर ऐसा कुछ किसी के साथ भी होता है आपके साथ, आप दूसरी ओपिनियन लो, तीसरी ओपिनियन लो, पर डिनायल फेज में मत जाओ, क्योंकि जब आप डिनायल फेज में जाते हो ना, तो आप वही पेशेंट जब 1 महीने या 2 महीने बाद मेरे पास आता है ना, फिर वो मेरे पास आया और फिर मैंने उसका PET CT स्कैन कराया। उस टाइम पे उसको बोन मेट्स और लिवर मेट्स हो गए थे, और जो सर्वाइवल में 60, 70, 80, 90% कह रहा था, वो 20-30% में आ गया। तो डिनायल फेज में जाना बहुत गलत है। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट जो अच्छी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि एक कॉमन सा एक मिथ बन गया है कि अगर पेशेंट 75 ईयर्स एज का हो गया, 80 ईयर्स का अगर पेशेंट हो गया, तो फिर वो ठीक नहीं हो सकता। हाँ, ये है मैम। मैंने बहुत सारे बड़े हॉस्पिटल्स में काम किया है, और कई बार हमें एग्जैक्टली हमारा सेंटेंस क्या होता था जो आज भी लोग सुनते हैं, जी घर जाके सेवा करो। बहुत सारे हॉस्पिटल्स में ये बोला जाता है कि नहीं अब कुछ नहीं हो सकता, क्यों परेशान हो रहे हो, आप घर जाके सेवा करो। बट अब ऐसा नहीं है। एक कैंसर स्पेशलिस्ट के लिए क्रोनोलॉजिकल एज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक 80 साल का बंदा हो सकता है उसने अपना ध्यान रखा हो और वो 65 ईयर्स का हो। तो ऐसे मेरे पास सीरीज ऑफ पेशेंट्स है जो 80 ईयर्स में, 85 ईयर्स में, इवन 90 ईयर्स में उन्होंने अपना ट्रीटमेंट कराया और कैंसर से वो क्योर हुए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਆਮ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ। मेरे ख्याल से सिर्फ एक बात समझनी ज़रूरी है कि हमने कैंसर को ना एक फियर जो अपने मन में बना लिया है, वो हमें वो फियर हटाना है, लोगों को समझाना है कि जैसे कि आपको कोई भी डिजीज़ होता है, जैसे टाइफाइड होता है, मलेरिया होता है, हाइपरटेंशन होता है, वैसे ही ये एक डिजीज़ है। आपको डॉक्टर्स के पास जाना है, आपको उनसे डिस्कशन करना है, आपको सही दवा लेनी है और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मेरे साथ जो मेन, क्योंकि लेडीज़ जो आती हैं, इस जनरेशन की लेडीज़ बहुत अच्छी हैं,
जो पिछले जनरेशन की लेडीज़ थी उनके अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि वो अपनी चीज़ें डिस्कस नहीं करती थी। तो वो कई बार जब भी मेरे पास आते हैं वो एडवांस स्टेज में आते हैं। तो बस कैंसर का सही इलाज और सबसे अच्छा इलाज तब हो सकता है जब आप सही टाइम पे अपने डॉक्टर के पास और सही जहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव कैंसर सेंटर मतलब सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, आप उस सेंटर में आप सही टाइम पे पहुँच। थैंक यू डॉक्टर साहब, बड़ा अच्छा लग्या तुहाडे नाल गल करके। तो जिवें कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि सानू डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। जेकर कोई प्रॉब्लम है तो उसनू डिस्कस जरूर करो तो कितना किते उसका हल जरूर निकलेगा। देश और दुनिया की बाकी खबरां जानने तुसीं बने रहो PTC न्यूज़ नाल। धन्नवाद।